जय हिंद। वेलकम टू दर्शन ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात की थी और उसमें आपका स्प्रिंग फोर्स वाला पोर्शन बच गया था। तो अभी हम इससे पहले स्प्रिंग पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। स्प्रिंग वाला जितना भी है उसमें जो जो सवाल भी आते हैं सबके सब सवाल अपने यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो अगर आप ये देख लेंगे तो आपके सब सवाल यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे और स्प्रिंग से सवाल आ जाते हैं। और अगर आप जितना बढ़िया से विजुअलाइज कर सकेंगे और उतने बढ़िया से या फिर उतनी आसानी से आप सवालों को कर पाएंगे। तो ये बच्चों अपने शुरू करते हैं स्प्रिंग बैलेंस को। तो ये अपने सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंग फोर्सेस की। तो स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में क्या क्या जानते हैं वो थोड़ा दिमाग में रख लीजिए वो बात ना, कि अगर हम बात करूं स्प्रिंग फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स याद है आपको? हाँ, हमें याद है। स्प्रिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है? लेंथ के। मतलब लेंथ भी वो चेंज इन लेंथ है आपके पास में। तो आपने ये देखा था कि जो स्प्रिंग का फोर्स है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये एक्स एक्चुअली ये है कि आपने जो नेचुरल लेंथ है उससे कितना मतलब लेंथ को कम या फिर ज्यादा किया है। यहाँ पे जो एक्स है आपके पास है वो चेंज इन लेंथ है फ्रॉम नेचुरल पोजीशन। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग रहता है आपके पास में, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ है मतलब आपने कुछ नहीं किया, वैसे वैसा पड़ा है, ठीक। ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे x डिस्टेंस इलोंगेट करते हैं, मतलब खींच लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो एंड होगा या फिर जो भी बंदा खींच रहा है उसको किस तरफ खींचेगा? इस तरफ खींचेगा आपके पास में। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो इस तरफ था, फोर्स इस तरफ है, इस वजह से यहाँ पे एक माइनस आता है। सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ पे कंप्रेस करने जाएंगे, अगर आप यहाँ पे इसको कंप्रेस करने जाएंगे तो आपने कंप्रेस किया, अब स्प्रिंग क्या चाहेगा? मैं इलोंगेट हो जाऊँ, मतलब खुलना चाहेगा, तो वो इस तरफ फोर्स आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन वगैरह ये सब तो क्लियर होगा, आई होप आपको। ये तो फील्ड से समझ में आता है। अगर यहाँ पे स्प्रिंग आपने से खींचा तो वो कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, आपने कंप्रेस किया तो इलोंगेट होने की कोशिश करेगा। हमेशा स्प्रिंग चाहता है कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन को रिगेन करे, उसके हिसाब से फोर्स लगाता है। फोर्स की डायरेक्शन क्लियर है? अच्छा, माइनस साइन का क्या चक्कर है? माइनस साइन समझ में आ रहा है? अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ है। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमेशा क्या रहते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। क्लियर? ये सिंपल बात है। ये के क्या होता है? के स्प्रिंग कांस्टेंट है आपके पास में। और स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे? जैसे मान सब स्प्रिंग एक जैसे नहीं होते ना। मान लीजिए जो फोन के जो सॉरी जो पेन किया जाता है वो टिक टिक वाला पेन नहीं आता आपके पास में, वो टिक जिसमें ढक्कन नहीं होता, वो टिक टिक वाला। अब उसमें जो स्प्रिंग होता है पतला स्प्रिंग रहता है, आप हाथ से दबाते हैं वो दब जाएगा। सेम मतलब स्प्रिंग हमारे पास कार में भी देखने को मिलते हैं। कार के जो आपके स्पीड मतलब कार के अंदर जो आपके पास में जग्स को कंट्रोल करने के स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स में भी मतलब स्प्रिंग लगे हुए। अब वो अलग स्प्रिंग है, फोन पेन वाला अलग स्प्रिंग है। अब उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट से डिफरेंशिएट करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें समझ में आ गया। अगर कोई मुझसे पूछे भाई सब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, कुछ सीधा बस ये पूछे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? किसी स्प्रिंग को 1 मीटर कंप्रेस या फिर एक्सटेंड करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, दैट फोर्स इज स्प्रिंग कांस्टेंट। वही तो है यार। अब सोच के देखिए, अगर मैं एक्स के लिए 1 पुट कर दूं, अगर एक्स के लिए हमें 1 पुट कर दूं तो एफ किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा। तो जिस स्प्रिंग को आसानी से 1 मीटर लेंथ को कम किया जा सके, बढ़ाया जा सके, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। जिसकी लेंथ को 1 मीटर कम ज्यादा करने में जोर आएगा भाई साहब, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पेन वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। और जो आपके पास में गाड़ियों के अंदर जो आपके पास में ये सिस्टम लगा हुआ है जो जर्क्स को रोकने के लिए आपके पास में, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। जिस स्प्रिंग को दबाने में ज्यादा जोर आ रहा है भाई साहब, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम मतलब ज्यादा है। जिसको दबाने में कम जोर आ रहा है, बहुत आसानी से वो कंप्रेस या फिर इलोंगेट हो जा रहा है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। तो आप फील करके बता सकते हैं, आपको देख क्या बता देंगे? अच्छा हाँ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। यही बात तो बोल रहा है। एक्स के लिए 1 पुट करो, के इज डायरेक्टली के इज इक्वल टू एफ। समझ में आ गई बच्चों ये बात? ठीक है। अब आपके पास में हमें क्या सीखना चाहिए? हमें सीरीज कॉम्बिनेशन सीखना चाहिए स्प्रिंग का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। और इसको खुद से ड्राइव करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास में स्प्रिंग को हम सीरीज में लगा दें। सीरीज में लगा दें मतलब 3 स्प्रिंग है मान लीजिए आपके पास में, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे 3 स्प्रिंग को आपने लगा दिया एम मास के साथ में। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K1 है, इसका कुछ K2 है, इसका कुछ K3 है। मैं बोलूँ नहीं, मुझे 3 स्प्रिंग अच्छे नहीं लग रहे, मुझे एक ही स्प्रिंग चाहिए। तो आपको अगर एक स्प्रिंग लगाना है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पे सर हमने एक स्प्रिंग लगा दिया और उसका नाम हो गया K इक्विवेलेंट। अब ये K इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा आप मुझे बताइए। और आप मतलब आप खुद ड्राइव करिए तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ भाई हमें याद है। तो डेरिवेशन में फंस जाते हैं। एक बार आप ड्राइव करके बताइए K इक्विवेलेंट कितना आएगा और कैसा है, मतलब क्यों, मतलब पूरा डेरिवेशन करके दिखाइए आप मुझे। हाँ भी हुआ।
देखिए मैं कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। एक बात बहुत सही ढंग से क्लियर होनी चाहिए, वो बात सुनिए, वो आपको मतलब हेल्प करेगा आगे स्प्रिंग के सवालों में। जब स्प्रिंग में, जब ये सब स्प्रिंग आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है तो टेंशन सब में सेम होगा। यहाँ पे जो टेंशन होगा वो सब में सेम होगा, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। आप सोच के देखिए, आपने ऐसे पकड़ रखा है, आपका दोस्त उससे आए खड़ा है, आपका दोस्त उससे आए खड़ा है, तो अगर सबसे कोने वाले को कोई खींच रहा है आपके पास में, आप यहाँ पे 3 दोस्त हैं ऐसे, एक यहाँ पे ऐसे खड़ा है, इसे उसने पकड़ रखा है, फिर वो बंदे का ये हाथ हो गया यहाँ पे ऐसे दूसरा, फिर उसको ऐसे दूसरे वाले ने पकड़ रखा है, इस तरीके से सेटअप है मान लीजिए, और इसको कोई यहाँ पे खींच रहा है, तो भाई साहब ये अगर एफ से खींचे सब पे एफ 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 फोर्स आएगा। मतलब कहीं पे भी आपको स्प्रिंग में टेंशन चेक करना हो तो आप स्प्रिंग को कट करके देख लीजिए, यहाँ मतलब ये सब सेटअप रुक गया ना, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अगर आप जैसे आप इसे एक्सटेंड करने जाएंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ एक्स डिस्टेंस दूर लेके जाएंगे मान लीजिए, तो जो टेंशन आएगा वो हर एक स्प्रिंग में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस चीज को आप फील कर दीजिए। आप ऐसे खड़े हैं, आपका दोस्त आपका हाथ पकड़े खड़ा है, उसका फिर उससे आगे एक और दोस्त खड़ा है, सबसे एंड वाले दोस्त को कोई खींच रहा है बहुत जोर से, तो भाई साहब जितना जोर से उसको खींचेगा, जितना स्ट्रेन उसको महसूस होगा उतना ही मुझे महसूस होगा, बट टेंशन तो सब में सेम आएगा ना आपके पास में। तो जब भी स्प्रिंग सीरीज में रहता है टेंशन क्या रहता है, सेम रहता है। ये बात आपको दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इस वाले केस में, टेंशन इन ऑल स्प्रिंग इन सीरीज विल बी सेम। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। तो इसमें भी टेंशन टी है आपके पास में, इसमें भी टेंशन टी है, इसमें भी टेंशन टी है, और इसमें भी टेंशन कितनी होनी चाहिए, टी होनी चाहिए इक्विवेलेंट में। अब सुन मेरी बात, इक्विवेलेंट बनाने का मतलब क्या होता है, इसमें जितना एक्सटेंशन हुआ उतना एक्सटेंशन इसमें होना चाहिए। तो अगर आप बोल रहे हैं इसमें एक्सटेंशन कुछ x1 है इस वाले स्प्रिंग में, इसमें कुछ x2 है और इसमें कुछ x3 है, तो इसमें कुछ x इक्विवेलेंट होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे जो x इक्विवेलेंट मेरे पास में आएगा दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3। सही। अब आप x इक्विवेलेंट को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज यहां पे आपने इसको भी x डिस्टेंस दूर लेके चलेंगे आप, तो सब में जो एक्सटेंशन है वो सेम है। मतलब इस वाले पूरे सेटअप में जो एक्सटेंशन था और इसमें एक्सटेंशन है वो सेम है, तो ये एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। अब x इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपके पास में, आपने इसको भी f4 से खींचा था, इसको भी आपने f4 से खींचा था, दैट इज f डिवाइड बाय k इक्विवेलेंट। f इज इक्वल टू kx होता है, तो इसमें जो x इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, दिस इज, यहाँ पे आपने इसको x इक्विवेलेंट बोल दिया कुछ, तो यहाँ पे x इक्विवेलेंट जो आपके पास में आएगा दैट इज f डिवाइड बाय k इक्विवेलेंट। यहाँ पे x1 जो है दैट इज f डिवाइड बाय k1, यहाँ पे आ गया f डिवाइड बाय k2 और ये आ गया f डिवाइड बाय k3। f सब उड़ गया आपके पास में, तो यहाँ पे आ गया 1 बाय k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 प्लस 1 बाय k3। मैंने देखा कि मतलब अप्रोक्स 30% जनता इसको नहीं कर पाती, इसका डेरिवेशन नहीं कर पाती है सही। तो डेरिवेशन आपको रुकना चाहिए मेरे साथ, इसके बाद में आप रुक जाइए, आपको थोड़ा सा देख लीजिए मास्टर क्या क्या बोल रहा है। मास्टर बोल टेंशन सेम, ये दिखना चाहिए क्यों टेंशन सेम। भाई साहब अगर 3 स्प्रिंग है वो खींच दिए, अब भाई साहब खींचने वाला फोर्स सेम है, तो आप कहीं से भी स्प्रिंग को कट करके देखेंगे, जैसे यहां से आपने कट कर लिया तो आप इतने पोर्शन का एफबीडी बनाएंगे, तो इधर आप एफ फोर्स लगा रहे हैं और ये पूरा सेटअप रेस्ट पे है, तो इधर भी तो एफ लग रहा होगा। आपने यहां से काट लिया, अभी पूरा सेटअप इक्विलिब्रियम में, आपने खींच लिया, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम चला गया, आप कहीं से भी स्प्रिंग को काट के एफबीडी बनाएंगे, तो इधर एफ लग रहा है तो उधर भी तो एफ ही होगा, तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग्स में क्या आएगा, पूरे स्प्रिंग में क्या आएगा, सेम आएगा। अब टेंशन सेम है, अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जितना एक्सटेंशन इन तीनों में मिला के आएगा वो इसमें अकेले में आना चाहिए। तो मैं लिखा x इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 और x इक्विवेलेंट को लिखा f डिवाइड बाय k इक्विवेलेंट, और ये सेटअप आ गया। ऐसा सेम कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज में स्प्रिंग इस तरीके से जुड़ता है, कैपेसिटर भी सीरीज में इसी तरीके से जुड़ता है। तो कैपेसिटर और स्ट्रिंग, सॉरी कैपेसिटर और स्प्रिंग, इन दोनों का जो जोड़ने का तरीका है वो सेम है सीरीज में, पैरेलल में। सिमिलरली रेजिस्टेंस और इंडक्टर, इनको ऐड करने का तरीका सेम है आपके पास में, ठीक। स्प्रिंग और कैपेसिटर सेम तरीके जुड़ते हैं और रेजिस्टेंस और इंडक्टर सेम तरीके जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अंडर प्रेशर में कई बार लोग K1 K2 K3 कर देते हैं, पर सीरीज में ऐसा होगा आपके पास। क्लियर। डेरिवेशन जितने ढंग से क्लियर होगा उतने ही आपको सवालों में कम दिक्कत आएगी, मेरा ये एक्सपीरियंस है इन चीजों को लेकर। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, अब क्या होगा, पैरेलल में लगी हुई है, पैरेलल में लगी हुई मतलब एक स्प्रिंग कुछ ऐसा मान लीजिए, एक स्प्रिंग कुछ ऐसा मान लीजिए, और एक ये हो गया, ये पैरेलल में है आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे m मास है, इसका कुछ K1, इसका कुछ K2, इसका कुछ K3, आप इसको F4 से खींच रहे, ठीक। अब मैंने बोला मुझे 3 स्प्रिंग अच्छे नहीं लग रहे, मुझे एक स्प्रिंग बता दो, तो एक स्प्रिंग होगा, तो मैंने बोला इसका K इक्विवेलेंट बना दो, K इक्विवेलेंट हो गया।
और यहाँ पे आपने इसको कुछ एफ फोर्स लगाना है। तो आपसे पूछेगा बताइए के इक्विटी की वैल्यू कितनी होगी। रिजल्ट आपको याद हो गया होगा भाई कि वो ठीक है, अगर इसका ये है तो उसका बताया भाई के इक्विटी आएगा के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, लोगों को याद रह जाता है, पर डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। आप देखिए यहाँ पे क्या सेम था टेंशन, वहां पे क्या सेम आएगा। सुन मेरी बात को, मैं कर रहा हूं ना, अगर तुझे टाइम चाहिए स्क्रीन को पॉज कर ले। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान ले तूने इसको यहां पे एफ फोर्स लगाया, तो मान ले यहां से उठे कुछ यहां पे चला गया होगा, कितना दूरी चला गया, कुछ एक्स दूरी चला गया, ठीक। अगर ये एक्स गया तो ये वाला भी तो एक्स इलोंगेट हुआ, ये भी एक्स इलोंगेट हुआ, ये भी एक्स इलोंगेट हुआ, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या सेम होगा, एक्सटेंशन सेम होगा, जो चेंज इन लेंथ होगा वो तीनों में सेम आएगा। यहां पे चेंज इन लेंथ सेम नहीं था, यहां पे टेंशन सेम था, यहां पे टेंशन डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसमें टेंशन है k1x, इसमें है k2x, इसमें है k3x। यहां पे क्या सेम आएगा, चेंज इन लेंथ सेम आएगा। तो अगर आप बात करें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, डेल्टा एक्स इज सेम, डेल्टा एक्स इज सेम। अब आप कर दीजिए, अब आप क्या लिखेंगे भाई, इसमें कुछ टेंशन, यहां पे कुछ फोर्स आ रहा है F1, या फिर इसमें टेंशन कुछ T1 मान लो, इसमें टेंशन कुछ T2, इसमें कुछ टेंशन T3। सुनना मेरी बात को, इसके डेरिवेशन में लोग फंस जाते हैं, बता रहा हूं आपको। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, टोटल टेंशन आएगा वो सेम आना चाहिए भाई। यहां पे क्या था, इसमें एक्सटेंशन x1, इसमें x2, इसमें x3, मेरी बात को ढंग से सुनिए, इसमें एक्सटेंशन x1, इसमें x2, इसमें x3, टोटल है x इक्विवेलेंट, x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर था। यहां पे इसमें टेंशन T1, इसमें T2, इसमें T3, तो इसमें जो टोटल टेंशन आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, T इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। अब सवाल में कुछ बचा नहीं, T इक्विवेलेंट है K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई x, ये K1x, ये K2x और ये K3x, x x x यहां पे साफ हो गया। तो k इक्वल कितना आ गया आपके पास, दैट इज k1 प्लस k2 प्लस k3। मेरी बात क्लियर है। तो कभी भी आपके पास में ऐसा स्प्रिंग वाला सवाल रहे जिसमें सीरीज में हमें पैरेलल में है, तो आप सोल्व करने के लिए आप चाहें तो आप सीरीज को, बस सीरीज में 3-4 स्प्रिंग है तो उनको जोड़ के एक बना सकते हैं, पैरेलल में 3-4 स्प्रिंग है तो उनको जोड़ के एक बना सकते हैं। क्लियर, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोलूंगा, एक बार थोड़ा टाइम डिवोट कीजिए डेरिवेशन पे, आपको बहुत से चीज सिखा देगा। फिजिक्स में रुकिए, जितना रुकेंगे उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए। बच्चों एक सवाल दे रहा हूं और जो आपकी क्रिएटिव बढ़िया बना देगा। ऐसे मानिए कि यहां पे ऐसे 3 स्प्रिंग थे और इसका स्प्रिंग काउंटर कुछ k मान लीजिए, इसका 2k मान लीजिए, इसका कुछ 4k मान लीजिए ना, इसका मास कुछ m है, इस पे कुछ F फोर्स लग रहा है। एक केस तो ये है। सिमिलरली एक और फोर्स है आपके पास, एक और केस है, सॉरी, 1 2 और 3 स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे बनाती है, यहाँ पे ऐसे m मास है, ये F, इसका k और ये 2k और 4k। मेरे सवाल से ढंग से सुनना, मैंने 2 सवाल दिए हैं आपको ना, आप दोनों सवाल में ये बताइए कि एक्सटेंशन हर एक स्प्रिंग में कितना है, टोटल एक्सटेंशन, मतलब हर एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन और हर एक स्प्रिंग में टेंशन। फाइंड टेंशन एंड एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग, फाइंड टेंशन एंड एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग। एक्सटेंशन समझ में आता है, चेंज इन लेंथ कितना कितना है, हर एक स्प्रिंग में टेंशन कितना है। इसका नाम, इस स्प्रिंग का नाम कुछ A बोल दो, इसका नाम B बोल दो, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E और इसका नाम F। क्लियर, 2 अलग अलग सवाल हैं, आप मुझे करके बताइए। अगर आपने इससे पहले वाली बातों से ढंग से सुना होगा तब आपसे सवाल हो जाएंगे।
हाँ भी हुआ। और आप ढंग से करके जब आप आएंगे तो आपको लगेगा नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, आसानी से भी हो जाएगा सवाल। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में तो हर एक स्प्रिंग में टेंशन सेम ही आएगा आपके पास में। यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ। तो अगर आपने नहीं किया तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, मैं करने जा रहा हूँ। और जब तक आप खुद नहीं गए तब तक मज़ा नहीं आएगा आपको इस सवाल को देखने का। तो अगर आप बात करें इस वाले केस को, इसका नाम केस 1 दे देते हैं, केस 1। और ये वाला नीचे वाला हो गया आपके पास में केस 2। तो अगर आप केस 1 को में देखेंगे तो केस 1 में तो ये तो पता है टेंशन तो सब में सेम ही रहता है, टेंशन सब में एफ एफ ही रहेगा ना, टेंशन सब में सेम रहेगा आपके पास में, तो कुछ करना ही नहीं है। टेंशन इन ए कितना रहेगा एफ, टेंशन इन बी भी कितना रहेगा एफ, और टेंशन इन सी भी कितना रहेगा एफ। पर दुनिया से करती नहीं है, दुनिया पहले नेट एक्सटेंशन निकालेगी, फिर पता नहीं क्या क्या निकालेगी, फिर जाके सोल्व करेगी। भाई सीधी सी बात है यार, ये तो पढ़ा ना कंसेप्ट में। अब मुझसे पूछ रहा है बताओ एक्सटेंशन, तो एक्स से कितना होगा आपके पास, एक्सटेंशन इन ए कितना है, टेंशन पता है एफ, तो f इज इक्वल टू के एक्स होता है आपके पास में, तो ये हो गया f बाई के। बी में कितना आएगा आपके पास, दैट इज f डिवाइड बाई 2k, और c में कितना आएगा आपके पास f डिवाइड बाई 4k। अब थोड़ा बहुत चलते सर जी, अगर मैं इसे k इक्विवेलेंट मान लूं उससे क्या आएगा भाई साहब, उससे एक नया स्प्रिंग बनेगा, उसमें x इक्विवेलेंट मिलता है वहां पे। तो x इक्विवेलेंट क्या आएगा, x a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, ये आएगा। तो यहां से भी दिखाई दे रहा है आपको, और मैं निकाल के भी दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप देखें x इक्विवेलेंट मतलब टोटल एक्स, अगर आप देखें मतलब हम ऐसे सवाल ये आता है कि भाई टोटल एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग में, जो जनरल सवाल पूछना चाहिए, हल्का सवाल अगर पूछता तो पूछता बताओ टोटल एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, टोटल एक्सटेंशन पूछ रहे, किसमें कितना कितना वो नहीं पूछा, टोटल एक्सटेंशन कितना है। तो आप क्या करेंगे, के इक्विवेलेंट निकालेंगे, एफ बाई के इक्विवेलेंट करेंगे, जवाब मिल जाएगा। और हमने डेरिवेशन में देखा तो एक्स इक्विवेलेंट आएगा वो कितना है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। आप जोड़ के देख लीजिए, जो वैल्यू आ रही है वही फिर वैसे भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो कितना आएगा, दिस इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई एफ बाई के, और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, दैट इज 7/4 एफ बाई के, ये एक्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी को आप मेथड 2 से करें एक्स इक्विवेलेंट का, जो भी पूछा नहीं है सवाल में, अगर आप यहाँ पे के इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k प्लस 1/4। सर आप क्या कर रहे हो, जो मैंने पूछा था वो तो यहीं पे खत्म हो गया। मैं वैसे ही आपको मजे के लिए दिखा रहा हूं करके कि सर जी अगर हमने वो के इक्विवेलेंट निकाल के सोल्व किया तो उससे क्या आया, उससे एक्स इक्विवेलेंट आया। तो या तो बेसिक से देखा तो वहां से भी समझ में आ रहा है, इससे निकालेगा तब भी हो जाएगा। देख इसका एलसीएम ले, यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया तेरे पास में, 4 के एलसीएम, तो यहाँ पे 4 5 6 7, तो के इक्विवेलेंट कितना आ गया तेरे पास, दैट इज 4k/7। तो क्या लिखेगा, के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एफ, तो एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट, दैट इज 4k/7। तो दोनों तरफ से सेम रिजल्ट आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो चीज दिखनी चाहिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, चीज दिखनी चाहिए। अगर आपको दिखेगी तो आप बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। फिर इस वाले में चलते हैं भाई, इसमें क्या तीनों में टेंशन एफ 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 रहेगा क्या, नहीं, यहां पे टेंशन सेम नहीं रहता। क्या सेम रहता है, चेंज इन लेंथ सेम रहता है। पहले हम चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं। चेंज इन लेंथ निकालेंगे, के इक्विवेलेंट निकाला, के इक्विवेलेंट कितना है दोस्त, 7k। ठीक, तो अगर आप देखेंगे चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स, दैट इज एफ डिवाइड बाय 7k, ये चेंज इन लेंथ आ गया। तो अब अगर मैं बोलूं टेंशन, सबसे एक्सटेंशन इन ए, एक्सटेंशन इन क्या नाम है इसका, डी, एक्सटेंशन इन डी, एक्सटेंशन इन ई, एक्सटेंशन इन एफ, तीनों में सेम आएगा। कितना आएगा, एफ बाय 7k, एफ बाय 7k, एफ बाय 7k। अब क्या बच गया निकालना, टेंशन इन डी निकाल, टेंशन इन ई निकाल, और टेंशन इन एफ निकाल। अब ये कैसे निकालो भाई, एक्सटेंशन पता है, टेंशन निकाल ले, मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो क्या आएगा तेरे पास, दिस विल बिकम f/7, f/7। ई में अगर तू देखेगा तो 2f/7, और f में अगर देखे दैट इज 4f/7, और नेट f आना चाहिए, वो आ भी रहा है, बिकॉज यहाँ पे तो नेट फोर्स इज इक्वल, मतलब नेट फोर्स T1 T2 T3 के बराबर होता है, वो आ भी रहा है। मतलब अभी जब इसको F फोर्स लगा रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो फोर्स लगा रहा है वो f/7, ये 2f/7 और ये 4f/7। क्लियर? तो ये भाई साहब कंप्लीट पोस्टमार्टम था कंसेप्ट का, अगर आप ढंग से समझ पा रहे हैं। तो मैं फिर से बोलूँ, मैं डेरिवेशन पे थोड़ा रुकिए, डेरिवेशन पे थोड़ा फोकस करिए। डेरिवेशन क्लियर होगा तो आपको फील आ जाएगी चीज़ों की ना, कोई फंसा नहीं पाएगा आपको इसके अंदर। क्लियर? बच्चों एक सवाल देखते हैं ना, फिर हमें थोड़ा आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए कभी इस तरीके का सवाल आपके पास में आ जाएगा, एक स्प्रिंग ये रहा, एक स्प्रिंग ये रहा, यहाँ पे ऐसे मास लगा दिया, स्प्रिंग को कुछ के, इसका 4k, और यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ है।
ठीक है, नीचे की तरफ ग्रेविटी है। आपसे बोल दिया बताओ इसकी मीन पोजीशन कितना डिस्टेंस नीचे है, तो ये बहुत हलवा सवाल है कि इसकी मीन पोजीशन कितना डिस्टेंस नीचे है। कर पाएंगे आप? मीन पोजीशन मतलब पता है आपको क्या होता है? मीन पोजीशन मतलब वो पोजीशन जहां पे एफ नेट 0 हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कर पाएगा? करके बता फटाफट। हम क्या करेंगे, हमें बस अब क्या क्या चाहिए, टोटल एक्सटेंशन चाहिए कि हर एक में चाहिए? हमें टोटल चाहिए, टोटल चाहिए तो हम इसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर लेते हैं। तो मैंने बोला भाई साहब मेरे लिए एक नया स्प्रिंग बना दो आप। मैंने नया स्प्रिंग बना दिया, उसका के इक्विवेलेंट हुआ। के इक्विवेलेंट कितना होगा? ये के इक्विवेलेंट है और दोनों सीरीज में है, तो k1 k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 बनेगा, तो 4k/5 आएगा। 4k/5 आएगा। तो मीन पोजीशन कहाँ पे होगी? मीन पोजीशन जहाँ पे एफ नेट 0 है तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा 4k/5 मल्टीप्लाई x, और नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। तो आप क्या लिखेंगे? 4k/5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू mg। तो x की वैल्यू होगी 5 mg डिवाइड बाय 4k। मतलब नेचुरल लेंथ से कितना नीचे है मीन पोजीशन? दैट इज 5 mg डिवाइड बाय 4k। समझ रहा है इतना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं, इसको बोलते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग। इसमें स्प्रिंग को काट वाट देते हैं ना, कि स्प्रिंग को काट दिया, बताओ क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो क्या चीज आपको याद रखना है, देखिए अगर आपके पास ऐसे कोई स्प्रिंग है, ऐसे कोई भी एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग क्वांटिटी कुछ की है, लेंथ L है, ठीक। अगर आप इस स्प्रिंग को दो हिस्से में काट देते हैं, मान लीजिए एक आपने काट दिया L1 लेंथ में और एक आपने काट दिया इसको L2 लेंथ में, तो इसका स्प्रिंग क्वांटिटी कुछ K1 बन जाएगा, इसका स्प्रिंग क्वांटिटी क्या बन जाएगा? K2 बन जाएगा। जो फाइनल कंक्लूजन जो है वो मैं बता रहा हूं आपको, इसका डेरिवेशन आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों को अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो वापस ये स्प्रिंग बनना चाहिए, तो वैसे डेरिवेशन किया जा सकता है इसका। मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं, चाहे तो डेरिवेशन कर लीजिएगा। क्या याद रखने वाली बात क्या है इसके अंदर? याद रखने वाली बात ये कि K इंटू में L हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। K इंटू में L क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेंथ। स्प्रिंग, किसी एक स्प्रिंग को अगर आप काट के इधर उधर कुछ करते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी करते हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेंथ, ये क्या रहना चाहिए आपके पास में? कांस्टेंट रहना चाहिए। अब कैसे करें देख, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ देखा, देख कितना आसानी से करेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ कितना हुआ? KL इज इक्वल टू इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेंथ K1 L1। तो आपको L1 गिवन रहेगा तो K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KL डिवाइड बाय L1। ये L1 गिवन है आपको। सिमिलरली यहां पे देखेगा तो क्या लिखेगा? KL इज इक्वल टू K2 L2। तो K2 की वैल्यू कितनी आएगी? KL डिवाइड बाय L2। आसान है क्या? कि जब भी आप इस स्प्रिंग को काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेंथ वो क्या रहना चाहिए? सेम। एक ही स्प्रिंग की बात हो रही है, ऐसा नहीं है भाई साहब एक स्प्रिंग कहीं और से ले गया, दूसरी कहीं और से ले गया, उसकी बात नहीं चल रही। एक स्प्रिंग में अगर आप काट कूटे कुछ कर रहे हैं तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैं सवाल देता हूं तुझे। सवाल ये है कि मान लीजिए यहां पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी K लेंथ L है, इसको बोला इसको 1:2 में काट दिया, इसकी लेंथ को 1:2 में काट दिया, तो बताइए नए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या क्या बनेगा? तो एक स्प्रिंग ये बने छोटी सी और एक थोड़ा बड़ा बना दिया, 1:2 में कट किया है इसको, ठीक। इतना ही बोला है सिर्फ। आपको बोला गया कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हुआ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हुआ। इसका कुछ K1 मान लीजिए, इसका कुछ K2। बताइए K1 K2 की वैल्यू कितनी कितनी आएगी? हमें हुआ कुछ नहीं यार। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पोज कर लीजिए। अगर आपसे नहीं हुआ है तो स्क्रीन पोज कर लीजिए। मतलब हम रिवीजन ले रहे हैं तो हम बहुत सॉरी नहीं चल सकते, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर लेक्चर 2-3 हो जाएंगे, वो लोग देखेंगे नहीं। तो आपको जब भी लगे यहाँ पे टाइम लगेगा सवाल सोल्व करने, क्योंकि सवाल सब मतलब ऐसे करवाए जा रहे हैं जो थोड़े से टाइम लेने वाले हों, तो आपको स्क्रीन पोज कर लेना है। ऐसा नहीं देखना है हिस्ट्री नहीं चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं कि 1:2 में आपने काटा तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी? इसकी लेंथ बनेगी L/3 और इसकी लेंथ कितनी बनेगी? 2L/3। लाइक तुझे इतना समझ में आना चाहिए रेशियो में कैसे लेंथ कटती है, ठीक। अब तो क्या बोलेगा? K मल्टीप्लाई L दैट शुड बी इज इक्वल टू K1 L/3। मास्टर ने यही तो बोला, K मल्टीप्लाई L को कांस्टेंट रख दे। इसने इसको मार दिया L ने L को, K1 की वैल्यू कितनी है? 3K। बहुत आसानी से काम हो गया देख। सिमिलरली अगर मैं बोलूं K2 मल्टीप्लाई 2L/3, K2 मल्टीप्लाई 2L/3, ये कितना आएगा आपके पास? दैट इज KL, दिस इज इक्वल टू KL। इस L ने इसको मार दिया, यहाँ पे K2 की वैल्यू जो आ गई दैट इज
K2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3K/2। तो K1 भी आ गया, K2 भी आ गया, सवाल खत्म हो गया। हमने क्या सीखा, K × L क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और तो थोड़ा एंजॉय करना चाहता है चीजों के, तो ये देख ऐसा क्यों बोल रहा है मास्टर, ऐसा क्यों होता है, तो उसके डेरिवेशन में जाएगा तो क्या करेगा, इसको स्प्रिंग को जोड़ दे सीरीज में, स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दे, बात बन जाएगी। कर पाएगा इसको, ठीक। ये वाली बात है स्प्रिंग कांस्टेंट की। जब आप स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो ध्यान रखें K × लेंथ क्या रहता है, कांस्टेंट। बहुत आसानी से गोली की तरह सवाल हो जाएगा। बच्चों अभी एक बात बता रहा हूं ना, और ये बात आपको आगे वाले सवालों में हेल्प करेगा, और ये सवाल स्प्रिंग के सबसे अच्छे सवालों में से एक है। मतलब स्प्रिंग में जहाँ पे फंसने जगह रहती है वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, बात सुनिए सही ढंग से, और इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल सी बात है। स्प्रिंग में सडन एक्सटेंशन और सडन कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहा है मास्टर, जैसे आपने स्प्रिंग को 5 मीटर ऐसे इलोंगेट कर दिया, तो जस्ट छोड़ते ही ऐसा नहीं हो जाए 0 बन जाएगा, टाइम लेगा। तो अगर जस्ट आफ्टर क्या हो, जस्ट आफ्टर जितनी लेंथ थी स्प्रिंग की उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सडन टेंशन चेंज हो सकता नहीं है, या फिर सडन स्प्रिंग इलोंगेट या फिर कंप्रेस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है छोड़ते 0 बन गया, नहीं, वो टाइम लेगा ना भाई सब। यहाँ पे है तो आएगा ना वापस 0 पे, टाइम लगेगा उसके अंदर। क्लियर है मेरी बात। स्प्रिंग में सडन टेंशन 0 नहीं होता है, पर रस्सी में हो जाता है। जैसे रस्सी है, अब रस्सी को खींच के रखा है भाई साहब, आपने F4 से खींचा, टेंशन F, सडन छोड़ दी 0। पर स्प्रिंग में ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग में सडन लेंथ में कंप्रेशन, मतलब सडन कंप्रेशन या फिर सडन एक्सटेंशन होता नहीं है। और अगर सडन एक्सटेंशन और सडन कंप्रेशन नहीं होता है तो इसका मतलब ये होगा सडन टेंशन नहीं बदलेगा स्प्रिंग का। जो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होगी, जैसे किसी इंस्टेंट पे इतना फोर्स लगा तो जस्ट आफ्टर भी उतना ही लगाएगी, आप चाहे कुछ कर दीजिए। समझ में आ गई बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख ले, काम की बात, ज्ञान की बात, और अच्छे सवालों में ये यूज हो जाएगा ये कंसेप्ट। क्या, स्प्रिंग में सडन एक्सटेंशन या फिर सडन कंप्रेशन नहीं होता, तो स्प्रिंग का जो टेंशन है वो सडन बदलेगा नहीं। ये अपनी भाषा में लिखेगा तो क्लियर। और इससे बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। देख क्या, वो जो कटिंग बोलते हैं, मैं यहां से काट दिया वहां से काट दिया, वो सब सवाल इसी से होंगे। देख यहाँ पे तो ये बोल दिया, देख कितना आसान है। अगर तू विजुअलाइज करेगा चीजों को, रट्टा मारे तो भाई दुखी हो जाएगा। यहाँ पे इसका कुछ बोल दिया 1 kg मास है, इसका कुछ बोल दिया 4 kg मास है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ बोल दिया K है, उसकी जरूरत नहीं है, मान लिए बोल दिया, नहीं बोला रहा, खत्म, इसकी जरूरत ही नहीं है, जब क्यों बोले, खत्म खत्म। और ये सब इक्विलिब्रियम में था आपके पास में, ये सब कितना था, इक्विलिब्रियम में था। क्लियर। अच्छा इक्विलिब्रियम में तो बता, इस रस्सी में टेंशन कितना, इक्विलिब्रियम में था तो कितना, mg। भाई साहब इसका जो वेट बैलेंस कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये रस्सी कर रहा है, तो टेंशन कितना, mg। और स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा, दैट इज 5 mg। अरे चेंज इन लेंथ होगा 5 mg/k, पर मुझे चेंज इन लेंथ नीचे, मैं टेंशन पूछ रहा हूं। क्लियर। अब सवाल में ये हुआ कि अगर हम इसको कट कर देते हैं, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्प्रिंग मीन स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। सवाल क्या है, इनिशियली दे वर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो लिख दिया, इनिशियली सेटअप इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, acceleration of each block just after cutting the string। स्ट्रिंग बोल रहा है मास्टर, स्प्रिंग नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना। हाँ भी हो गया, मैं कर रहा हूँ सवाल को, स्क्रीन पोज कर लेगा, नहीं हुआ तो देख। सबसे पहले टेंशन देखा, अगर मुझको जो टेंशन इन स्प्रिंग कितना था इनिशियली, टेंशन इन स्प्रिंग तो मुझे चमकना चाहिए, दैट इज 5 mg। और टेंशन इन स्ट्रिंग कितना है तेरे पास, दैट इज, नहीं m तो आएगा नहीं, 5g लिख देते सीधा, 50 लिख दिया ना, और यहाँ पे बन गया 10 न्यूटन। अरे इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब अगर तू देख, जैसे ही तूने इसको काट दिया, जो रस्सी तो गई, जैसे अब रस्सी तो गई, रस्सी के नाम में तो कोई चीज नहीं रही, रस्सी गई, तब ये वाला 1 kg क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। तो अगर आप बात करें एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, तो उस पर क्या लग रहा है, सिर्फ mg लग रहा है नीचे की तरफ, और कुछ लगे नहीं रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सही है,
अरे क्लियर है बात, ठीक। अब भाई साहब ये 4 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बहुत ढंग से बनाएंगे, देखना 4 kg ब्लॉक। तो अगर तू देख रहा है तो ऊपर की तरफ तो लग रहा है 50 और नीचे की तरफ रस्सी कुछ फोर्स नहीं लगा रही कि रस्सी नहीं लगा रही, रस्सी पहले लगा रही थी। पहले ऐसा एफबीडी था, पहले नीचे लग रहा था 40 न्यूटन और एक ही रस्सी का लग रहा 10 न्यूटन, अब वो 10 न्यूटन नहीं लग रहा। तो अब अगर तू देख रहा है इसका एक्सीलरेशन तो क्या लिखा है, नेट फोर्स आ गया 10 डिवाइड बाय मास कितना है 4, तो कितना आ गया 2 CA, इट इज 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ, ऊपर की तरफ, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। अरे बहुत ही आसान सवाल है यार, दुनिया ने इसका हवा मचा रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो बहुत ही, अगर आप विजुअलाइज कर पाएंगे चीजों को तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए इसके 1-2 सवाल और दिखाता हूं आपको, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। बच्चों इस थोड़ा सा बेटर बनाया गया, सवाल में आपको दिखा दिए कि स्प्रिंग है, ब्लॉक है, स्ट्रिंग है, सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। 2 केस ये, सबसे पहले एक बार तो ऊपर स्ट्रिंग को काटा है तब पूछा गया हर एक ब्लॉक एक्सीलरेशन। सेकंड वाले सवाल में क्या है, ऊपर नहीं काटा फिर नीचे वाले को काटा, जब नीचे वाले स्ट्रिंग को काटा तब पूछा गया हर एक ब्लॉक एक्सीलरेशन। कर पाएंगे? करके बताइए क्या क्या रिजल्ट आएगा। टाइम लेगा ये सवाल, आप स्क्रीन पॉज कर दीजिए। अब मतलब अप्रोक्स 5-7 मिनट ले लेगा सवाल, बढ़िया सवाल है। हाँ भी मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज रखिए। पहले आप जब सोल्व हो तभी आप देखिएगा। स्क्रीन पॉज कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आप अपर स्ट्रिंग को काटेंगे ऐसे, इस वाले स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे काट दिया। अब इस वाले स्ट्रिंग को आपने काट, सबसे टेंशन बताइए इस वाले रस्सी में, इस स्प्रिंग में कितना टेंशन, यहाँ पे कितना टेंशन, यहाँ पे कितना टेंशन और यहाँ पे कितना टेंशन। तो इसमें तो आ गया 40 न्यूटन, इसमें टेंशन आएगा वो सबको, नीचे वाले सबको बैलेंस कर रहा है तो 50 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन आ रहा है वो नीचे वाले सबको बैलेंस कर रहा है 4, 5, 6 और 1, 7, 70 न्यूटन। और यहाँ पे अगर आप टेंशन देखें तो नीचे वाले सबको बैलेंस कर रहा है 3, 2, 5, 6 और 1, 10, दिस इज 100 न्यूटन। इतना सही है। वैसे सबसे टेंशन बता लीजिए इन सब सवालों में, हर एक में। इसमें देखा 40, उसमें 50, उसमें 70 और उसमें आ गया 100 न्यूटन। अब अगर आप 3 kg का एफबीडी बनाएंगे, अब एफबीडी बनाए 3 kg का, तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग उतना लगेगा 100 न्यूटन, नीचे वाली स्ट्रिंग तो रही नहीं, वो तो काट दिया आपने, और नीचे तरफ क्या लग रहा है 30 न्यूटन लग रहा है। तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा इसका, एक्सेलेरेशन आ गया 70 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। जस्ट आफ्टर कटिंग इसको 2 kg का एफबीडी बनाता हूं मैं। 2 kg में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाली रस्सी निकल ली, वो छोड़ दो। ये स्प्रिंग नीचे की तरफ फोर्स आएगा, इस पर कितना 50 न्यूटन, नीचे की तरफ एक 20 लग रहा है आपके पास में mg की वजह से। तो नेट एक्सेलेरेशन कितना आएगा आपके पास, दैट इज 70 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ, नीचे की तरफ। फिर आप इस पे चलिए 1 kg पे। अगर आप 1 kg पे देखेंगे, 1 kg पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 50, और इन दोनों का सिस्टम मान सकता हूं बिकॉज रस्सी से बंधे हुए हैं। पर आप, मुझे पता है 1 और 4 का एक्सेलेरेशन एक जैसा होगा, तो यहाँ पे आप 5 kg का एफबीडी बना लीजिए। 5 kg का इन दोनों का मिला के एफबीडी बनाया मैंने। तो आप देखिए ऊपर 50 लग रहा है और नीचे आपके पास में कितना लग रहा है, नीचे 50 लग रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 0, मतलब ये मूव ही नहीं करेगा। ये बढ़िया है भाई, आप सोच के देखिए, इसके नीचे तो फोर्स का चेंज पहुंचा ही नहीं ना। इस 1 kg को तो पता ही नहीं लगा ऊपर कुछ हुआ, क्योंकि इसको 1 kg बताने वाला कौन था, स्प्रिंग था, और स्प्रिंग बोला आपने सेम का सेम है। आप सोच के देखिए, ऊपर जो घटना घटी वो नीचे पहुंची नहीं। ये स्प्रिंग ने बोला भाई कुछ चेंज ही नहीं हुआ, आपने तो वैसे ही वैसे है, तो इसको नीचे कुछ होगा ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको ये समझना चाहिए, ऊपर को चेंज नहीं होते, बोले कुछ हुआ ही, जैसे थे वैसे बैठे रहो, तो बैठे हैं चुपचाप, एक्सेलेरेशन 0। क्लियर है ये बात? इन दोनों सेम बना लिए, रस्सी सेम नहीं, तो आप इसमें बना तब भी होता 1 kg, मतलब आप ये समझ लीजिए ऊपर नीचे कुछ चेंज नहीं पहुंचा, तो ये आपके पास एक्सेलेरेशन सेम का सेम रहेगा। ये बढ़िया सवाल है। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोअर स्ट्रिंग को काटेंगे बच्चों, यहाँ से नीचे स्ट्रिंग को अगर हम कट करते हैं तो क्या होगा, देखिए इसको बिटा दिया, अब क्या इसको कट करते हैं, इसको कट कर सबसे पहले इसको देखते हैं 4 kg वाले को नीचे चलना शुरू करते हैं। 4 kg वाले से पूछेंगे तो बोलेगा पहले कुछ टेंशन था अब वो नहीं है, नीचे सिर्फ क्या लग रहा है 40 न्यूटन लग रहा है।
इसका एक्सटेंशन कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फ्री फॉल कर रहा है नीचे की तरफ। फिर अगर आप चलेंगे 1 kg के ऊपर, तो 1 kg पे देखिए स्प्रिंग का फोर्स पहले कितना था 50 था, 50 का 50 रहेगा, और नीचे सिर्फ mg बचा 10, तो इसका एक्सटेंशन कितना आ जाएगा, दैट इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किस तरफ, ऊपर की तरफ। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अब चलते हैं इस पे 2 kg पे। अब 2 kg कितना आएगा भाई, 2 kg मतलब वापस ये इंफॉर्मेशन, ये घटना नीचे घटी ऊपर जाएगी नहीं, बिकॉज यह स्प्रिंग अब उतना ही फोर्स लगाएगा। तो अगर आप देखें 2 kg का एक्सीलरेशन तो वो 0 आएगा आपके पास, और अगर आप यहाँ पे देखें 3 kg का एक्सीलरेशन तो वो भी आपके पास कितना है, 0 आएगा। बिकॉज यहाँ पे टेंशन बदली नहीं, अब यहाँ पे टेंशन नहीं बदली, इसको उसी फोर्स से खींचा जा रहा है, सब कुछ सेम है, तो वो सेम का सेम रह जाएगा। समझ में आ रही है? तो एक बढ़िया सवाल था। अगर कभी स्प्रिंग को काट दे, अगर कभी स्प्रिंग को काट दे, स्प्रिंग ही काट दिया, तब स्प्रिंग काट दिया, तब स्प्रिंग खत्म हो गया, तब कुछ नहीं करना है। अगर कभी स्प्रिंग को काट दिया, स्प्रिंग खत्म हो गया, उसमें टेंशन 0, खत्म ही होगी वो बात। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ स्प्रिंग वाले फोर्सेस में। एक रहता है आपके पास में फाइंड आउट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस वो एक वेइंग मशीन नहीं आती जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, इस पे हम रीडिंग लेते हैं, तो उसे हम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। तो कभी भी आ जाए फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो क्या करना है, स्टेप 1, कभी भी अगर आपको, मैं क्या बता रहा हूँ, कभी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग फाइंड आउट करनी हो, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, कभी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो क्या कर, स्टेप 1 क्या है, रिप्लेस स्प्रिंग बाय स्ट्रिंग। स्प्रिंग हटा दो, स्प्रिंग की जगह क्या लगा दो, स्ट्रिंग लगा दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। जो आपने स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस किया, उसमें टेंशन निकाल लो। जो रीडिंग आएगी आपके पास में, वो रीडिंग क्या आती है, जैसे मान लीजिए आपने एक 5 kg का वेट मेजर कर रहे हैं, तो स्प्रिंग में टेंशन कितना हो, 50 न्यूटन। जब टेंशन 50 न्यूटन है, वो 5 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, जी। ऐसे ही आएगा। मान लीजिए आपने 5 किलो की रीडिंग उठानी है, तो उस पे स्प्रिंग में कितना फोर्स है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई जी। फिर आप क्या कर देंगे, उसको डिवाइड बाय जी कर देंगे, तो रीडिंग कितना है, टेंशन डिवाइड बाय जी। इसमें कुछ बड़ा चमत्कार नहीं किया भाई मैंने, रीडिंग बहुत देता है यार, 5 किलो को वेट को अगर वो मेजर कर रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा स्प्रिंग पे, 5G। तो वो जो टेंशन है डिवाइड बाय जी करना, ये एक्सप्रेशन है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा ना। मतलब लोग इसमें फंस जाते हैं, कुछ नहीं करना, कभी स्प्रिंग बैलेंस आ जाए आप भूल जाइए स्प्रिंग बैलेंस को। मतलब कोई भी कहीं भी स्प्रिंग में लगा हुआ रीडिंग पूछ रहा है स्प्रिंग बैलेंस की, तो आप उसको किससे रिप्लेस कर दीजिए, रस्सी से, और बात बन जाएगी। मैं एक सवाल दिखाता हूं आपको, ऐसे बोल देंगे यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है ना, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है आपके पास, इसमें ऐसे कुछ 10 kg है, और यहाँ पे ऐसे कुछ 5 kg है आपके पास, ठीक है। और आपसे बोलेगा फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, सवाल है फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अभी हुआ क्या बताया मास्टर ने, मैं कर रहा हूँ सवाल का, आप स्क्रीन पोज कर लीजिए। मास्टर ने बताया स्प्रिंग को भूल जाओ, स्प्रिंग को किससे रिप्लेस कर दो, स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया, 10 kg का मास आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 5 kg का मास आ गया। अब क्या करो, इस रस्सी में टेंशन निकालो। कैसे निकालें टेंशन, तो इसका एक्सचेंज कुछ नीचे की तरफ ए होगा, इसका ऐसे कुछ ऊपर की तरफ ए होगा। अब जैसे भी सॉल्व करेंगे तो एक्सेशन की जो वैल्यू आएगी दैट इज 50 डिवाइडेड 15, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप निकाल लीजिए, मैंने नेट से निकाला, नेट पुलिंग फोर्स से। यहाँ पे 100 लग रहा था, यहाँ पे 50 लग रहा था, तो नेट कितना बचा, 50 डिवाइडेड टोटल मास। आप बेसिक से करें, जो भी आप करिए। और यहाँ पे टेंशन अगर आप देखें तो टेंशन बनेगा दैट इज 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अगर आप टेंशन देखेंगे 200/3, टेंशन आएगा आपके पास 200/3।
टेंशन 200/3 अगर रीडिंग कितनी आएगी, रीडिंग आएगी 20/3 kg। क्लियर? तो बच्चों इसी के साथ में स्प्रिंग वाला पोर्शन आपका खत्म होता है। स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आ सकता है। जितने सवाल की वैरायटी है, जो जो पॉसिबल था, सब मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मैं बताई थी कि स्प्रिंग को कभी कट कर दें तो स्प्रिंग गया, खत्म, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है।